नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आरबीआई ग्रेड बी 2021, एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस और आरआरबी पीओ मेंस, इन चारों का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इसी के लिए कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। दोस्तों, ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। इसको एस्टेब्लिश करा गया था 1 अप्रैल 1935 को अंडर आरबीआई एक्ट 1934। दोस्तों, इसको एस्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशंस दी गई थी जॉन हिल्टन यंग कमीशन 1926 ने, जिसे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक है और ये नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पेड अप कैपिटल है 5 करोड़ रुपए और इसका सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है। दोस्तों, आइए अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई। दोस्तों, रिजर्व बैंक का सबसे पहला फंक्शन है इशुएंस ऑफ करेंसी। 2 रुपये और उससे अधिक रुपए के जो भी नोट होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए जाते हैं और उस पर हमारे गवर्नर शक्तिकांता दास, जी हाँ दोस्तों, शक्तिकांता दास ये हमारे करंट आरबीआई गवर्नर हैं। इनके 2 रुपये और उससे अधिक के नोटों पर हस्ताक्षर होते हैं। इससे नीचे जो 1 रुपये का नोट होता है दोस्तों, उस पर हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जो कि प्रेजेंट है अभी, अजय भूषण पांडे जी, हाँ दोस्तों, ये हैं अजय भूषण पांडे जी। 1 रुपये के नोट पर इनका साइन होता है दोस्तों। दोस्तों, करेंसी सिक्के जो भी इशू होते हैं, चाहे उन्हें आरबीआई इशू करे चाहे गवर्नमेंट इशू करे, 1 रुपये और उससे नीचे के सारे डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही। दोस्तों, आरबीआई का अगला फंक्शन है बैंकर टू गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट के बिजनेस होते हैं और पब्लिक डेट से रिलेटेड जो भी काम होता है गवर्नमेंट का, उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हैंडल करता है। जहां पर आरबीआई की मौजूदगी नहीं होती, वहां पर दूसरे बैंक को एजेंट बनाया जाता है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एजेंट बना के आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम करा जाता है। दोस्तों, वेज एंड मीन्स एडवांसेस का काम भी आरबीआई देखता है। आरबीआई का अगला फंक्शन है बैंकर्स बैंक। दोस्तों, ये बैंकर्स का भी बैंक है। बैंक्स को कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो वो लोग आरबीआई के पास जाते हैं, तभी कहा जाता है आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। दोस्तों, आरबीआई का अगला फंक्शन है कंट्रोलर्स ऑफ द बैंक। सारे बैंक्स आरबीआई की सुपरविजन में आते हैं, इसीलिए आरबीआई को कहा जाता है कंट्रोलर्स ऑफ द बैंक। कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट भी आरबीआई को कहा जाता है, क्योंकि आरबीआई हमारे देश में जितना भी करेंसी का फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए सीआरआर, एसएलआर और अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करता है दोस्तों, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इससे आरबीआई बैंक के इंटरेस्ट रेट्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। अगला फंक्शन है आरबीआई का मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू। दोस्तों, जो भी हमारी फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ भी होता है वो भी दोस्तों आरबीआई के द्वारा ही मेंटेन करा जाता है। दोस्तों, बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी भी आरबीआई द्वारा ही इशू करी जाती है हर 2 महीने में, जो एसएलआर, आरआर, रेपो रेट वगैरह इन सब के रेट डिसाइड करती है दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट बात और दोस्तों, आरबीआई खुद जनरल पब्लिक के साथ डिपॉजिट्स और लेंडिंग का बिजनेस नहीं करता है दोस्तों, अभी करंट मॉनेटरी पॉलिसी जो कि दिसंबर महीने ही में हुई थी, आइए उसमें देख लेते हैं उसके बाद रेट्स क्या क्या आए हैं दोस्तों। रेपो रेट 4% रहा है, जो कि अनचेंज रहा है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। एमएसएफ अब 4.25% है। बैंक रेट 4.25% है। दोस्तों, ये रेट्स याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वो आपसे ये रेट्स पूछ लेंगे दोस्तों। करंट सीआरआर हमारा है 3% और एसएलआर रेट करंट जो की है वो है 18%। आइए देखते हैं रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर गवर्नमेंट बैंक्स, जो भी बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक जितने भी होते हैं, वो सभी आरबीआई से शॉर्ट टर्म फंड्स लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इस रेट पर शॉर्ट टर्म फंड्स लेते हैं वो लोग अपनी नीड्स के लिए, ठीक है दोस्तों। और 3.35% जो कि रिवर्स रेपो रेट है, इस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है, या आरबीआई को इकोनॉमी से जो कैश का सरप्लस है उसे कम करना होता है दोस्तों, मैंने अभी कमर्शियल बैंक्स की बात, तो दोस्तों उसी तरह शेड्यूल बैंक वो होता है जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में इंक्लूड होता है, वो शेड्यूल बैंक होता है। और जो भी बैंक सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में इंक्लूड नहीं होता है दोस्तों, वो नॉन शेड्यूल बैंक कहलाता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंक्स इन इंडिया। दोस्तों, हमारे देश में 4 तरह के बैंक होते हैं: कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। आरआरबीज होते हैं फॉरेन बैंक्स, जैसे कि अपना डीएसबी बैंक, सिंगापुर बैंक, ये सब जो है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक एग्जांपल है। पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में आपने सुना ही होगा। कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा एस्टेब्लिश करे जाते हैं। ये अर्बन भी हो सकते हैं और रूरल कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं दोस्तों, करेंटली हमारे देश में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, 6 पेमेंट्स बैंक हैं, 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, 43 हमारे देश में आरआरबीज हैं, 46 हमारे देश में फॉरेन बैंक्स हैं, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हमारे मिलाकर दोस्तों है 33। दोस्तों, ये हमारा अगला टॉपिक है, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहला है इसमें सेविंग्स अकाउंट। दोस्तों, सेविंग अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है,
सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है आपको डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है। वो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। सेविंग अकाउंट वही अकाउंट है जो आप लोगों का, हम लोगों का नॉर्मल एक अकाउंट खुला होता है किसी भी बैंक के अंदर, वो सेविंग अकाउंट होता है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट है करंट अकाउंट। दोस्तों करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन के लिए या बड़ी बड़ी फर्म्स वगैरह जिनकी ट्रांजेक्शन्स लार्ज नंबर में होती हैं, जिनके विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं होती, जो दिन में 1000 बार पैसे जमा कराते हैं, 1000 बार निकालते हैं, उन लोगों के लिए होता है दोस्तों करंट अकाउंट। ये बिजनेस के लिए होता है दोस्तों। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें विड्रॉल्स की कोई लिमिट नहीं होती, आप कितनी बार भी विड्रॉ कर सकते हैं, कितनी बार भी जमा कर सकते हैं। इसके साथ कई स्पेशल फीचर्स भी आ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं लेकिन आपको 20,000 चाहिए, तो आप 20,000 रुपये भी अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं ओडी फैसिलिटी के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, करंट अकाउंट में आपको एक ओडी फैसिलिटी भी दी जाती है, जिसमें कि आपके अकाउंट में अगर कम बैलेंस भी है तो भी आप ज़्यादा बैलेंस निकाल सकते हैं ओडी फैसिलिटी का इस्तेमाल करके दोस्तों। करंट अकाउंट पे लेकिन कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करा जाता है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा आरडी और एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। दोस्तों रिकरिंग डिपॉजिट में आप लोग हर महीने, जैसे कि मान लीजिए आप हर महीने 5-5 हज़ार रुपये करके डिपॉजिट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट में आप एक साथ बड़ा अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं, लंप सम। दोनों लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, दोनों लंबे पीरियड के लिए होती हैं। 6 महीने से ज़्यादा आरडी होती है, मतलब मिनिमम पीरियड, और एफडी भी लंबे समय के लिए करी जाती है दोस्तों। इन दोनों का बेनिफिट ये है, इन दोनों पर सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए लोग आरडी और एफडी करते हैं। एफडी का बेनिफिट ये है, एफडी में आप एक बार में बड़ा अमाउंट डालकर उसकी एफडी कर सकते हैं, और आरडी में आप हर महीने छोटे छोटे अमाउंट से रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं दोस्तों। इसी के बाद एक और है हमारा डीमैट अकाउंट। दोस्तों डीमैट अकाउंट होता है जिनको भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करनी होती है, वो लोग डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, जिसके अंदर उनके शेयर जितने भी होते हैं डीमैटराइज होते हैं, और इसी डीमैट अकाउंट से ये लोग ट्रेडिंग करते हैं। ये किसी भी बैंक के द्वारा या एनबीएफसी या अलग अलग इंस्टीट्यूशन भी आजकल खोलते हैं डीमैट अकाउंट दोस्तों। दोस्तों मिनिमम एज जो कि है अब एक नॉर्मल अकाउंट खुलवाने के लिए, वो है 10 ईयर्स। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको एफडी पर मिलता है बैंकिंग प्रोडक्ट्स में दोस्तों, हम कह रहे हैं। और मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है एफडी का 10 ईयर्स, और आरडी का भी मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए आरडी करी जा सकती है। सेविंग्स अकाउंट को और करंट अकाउंट को हम लोग डिमांड लाइबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि जब भी आपको डिमांड होती है तो बैंक की लाइबिलिटी होती है कि आप लोगों की डिमांड फुलफिल करें। और रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटीज कहा जाता है, क्योंकि एक टाइम के बाद ही पेबल होती हैं दोस्तों। एक टाइम के बाद ही बैंक की लाइबिलिटी होती है इनको पे करना। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। दोस्तों इस टॉपिक पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो भी आपके बैंक के होल्डर्स होते हैं, आप लोग बैंक ज्वाइन करने वाले हैं दोस्तों, तो जो भी आपकी छुट्टियां होंगी वो सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपको छुट्टियां मिलती हैं दोस्तों। ये एक्ट 1 मार्च 1882 को पास करा गया था, और जितने भी चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन सब के बारे में सारी जानकारी इस एक्ट के अंदर प्रोवाइड करी गई है। दोस्तों देखते हैं हमारे चेक के बारे में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में हमारे चेक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर अमाउंट वर्ड्स में और फिगर्स में डिफर करता है दोस्तों, अगर अमाउंट वर्ड्स में और फिगर्स में डिफर करता है तो एज पर सेक्शन 18 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो अमाउंट वर्ड में लिखा गया दोस्तों वही पे करा जाएगा। देखते हैं चेक्स के टाइप को। सबसे पहला होता है बियरर चेक या फिर ओपन चेक। दोस्तों जब भी ये वर्ड्स और बियरर अगर नहीं काट रखे तो दोस्तों ये चेक कहलाया जाएगा बियरर या फिर ओपन चेक दोस्तों। इन चेक्स में जो अगर ये बंदा खुद आएगा रमेश कुमार, या फिर जो भी इस चेक को लेकर जाएगा उसे पेमेंट मिल जाएगी दोस्तों। अगला चेक का टाइप होता है ऑर्डर चेक दोस्तों। ऑर्डर चेक्स में ये बियरर वर्ड कटा होता है दोस्तों, उस केस में सिर्फ जो रमेश कुमार जी हैं इन्हीं को पेमेंट की जाएगी दोस्तों। अगला चेक होता है क्रॉस चेक दोस्तों। ये जो आप अकाउंट पे ही देख रहे हैं, यहीं पे अगर अकाउंट पे ही नहीं भी लिखा हो एंड कंपनी भी लिखा हो, खाली ये 2 लाइनें मार रखी हों, तो भी दोस्तों ये क्रॉस चेक कहलाएगा। क्रॉस चेक का मतलब है ये पैसा जो है ये रमेश कुमार के अकाउंट में ही जाएगा। ये रमेश कुमार जी इस चेक को इनकैश नहीं करा सकते दोस्तों, ये पैसा इन्हें अपने अकाउंट में लेना ही पड़ेगा दोस्तों। इसमें अगला चेक का प्रकार होता है एंटी डेटेड चेक। एंटी डेटेड चेक दोस्तों, जैसे कि आज है 15 जनवरी 2021 और दोस्तों ये चेक है 1 फरवरी 2019 का, तो दोस्तों ये हो गया एंटी डेटेड चेक, आज की डेट से पुराना चेक। लेकिन दोस्तों ये 3 महीने से पुराना चेक है, तो दोस्तों इस चेक को कहा जाएगा, फिलहाल इस चेक को कहा जाएगा डेट की वजह से स्टेल चेक, जो कि 3 महीने ज्यादा पुराना हो चुका है दोस्तों। ये चेक किसी काम का नहीं है दोस्तों। इस चेक से अब रमेश कुमार जी कोई पेमेंट नहीं ले सकते। एक होता है दोस्तों पोस्ट डेटेड चेक। मान लीजिए आज की डेट है 15 जनवरी 2021, अगर मैं किसी को चेक देता हूँ 20 जनवरी 2021 की डेट में, तो दोस्तों वो होगा पोस्ट डेटेड चेक। एक सेल्फ चेक भी होता है दोस्तों। यहाँ पे रमेश कुमार जी का नाम अगर ना हो और मैं सेल्फ लिख दूं और मैं ये चेक बैंक में ले जाऊं, तो मैं इस चेक को सेल्फ चेक के रूप में देकर इनकैश करा सकता हूँ दोस्तों। मान लीजिए मेरे को 40,000 रुपये की जरूरत है या 20,000 रुपये की जरूरत है, मैं बैंक में जाऊंगा, वहां पे लिखूंगा सेल्फ अपने चेक पे और 40,000 रुपये भरकर कैशियर को दूंगा और वो मेरे को 40,000 रुपये दे देगा दोस्तों। दोस्तों चेक में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉ, बैंक और पेई दोस्तों।
ड्रॉर और मेकर, मान लीजिए दोस्तों मैंने एक चेक इशू करा आपको, आप जाइए और ये 40,000 रुपये बैंक से, मतलब मैंने आपको आपके नाम पर 40,000 रुपये का चेक इशू कर दिया दोस्तों, तो मैं हो गया ड्रॉर या मेकर। आप जिस बैंक में जाएंगे वो हो जाएगा दोस्तों सेकंड पार्टी बैंक, और आप हो जाएंगे पेई, जिसको बैंक पेमेंट करेगा और मैं पेमेंट करूंगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज गरीबों को, नीडी पीपल्स को भी देना, जिन तक अभी तक बैंकिंग सेक्टर नहीं पहुंचा था दोस्तों। फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से हम गरीब लोगों को गांव में या फिर जो जहाँ भी वो लोग रहते हैं वहां तक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। इससे उनका बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, वो लोग बैंक से ही लोन ले पाएंगे और मनी लेंडर्स जो उनके साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन वगैरह करते हैं वो लोग उससे बचेंगे। और दोस्तों इससे इकोनॉमी में भी बहुत बेनिफिट होएगा दोस्तों। इन लोगों की मनी, ये लोग पैसा जो कि जमा कराएंगे बैंकों में उसे सेव कर पाएंगे। जिस पैसे को सेव जो वो सेव करेंगे वही पैसा बैंक इन्वेस्ट कर पाएगा कहीं पे दोस्तों, तो मनी की साइकिल भी चलती रहेगी दोस्तों। इन लोगों को इंश्योरेंस फैसिलिटीज, पेंशन फैसिलिटीज वगैरह भी बैंक से मिल पाएंगे दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से ही दोस्तों। इसी के लिए नो फ्रिल्स अकाउंट की शुरुआत करी गई थी। नो फ्रिल्स अकाउंट का मतलब था वो अकाउंट जिनमें किसी भी बैलेंस, जीरो बैलेंस की जरूरत थी दोस्तों, या फिर बहुत मिनिमम बैलेंस उनमें रखना पड़ता था लोगों को। नो फ्रिल्स अकाउंट, लेकिन दोस्तों जितने भी थे आज के टाइम में लगभग सारे नो फ्रिल्स अकाउंट को बीएसबीडी अकाउंट्स में कन्वर्ट कर दिया जा चुका है। बीएसबीडी अकाउंट दोस्तों कौन से होते हैं, बेसिक सेविंग्स एंड बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में लगभग नो फ्रिल्स जैसी अकाउंट जैसी ही सुविधाएं हैं सारी दोस्तों। इसमें भी जीरो बैलेंस, इसमें भी कोई बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब मिनिमम बैलेंस भी ये भी शुरू हो सकता है आपका। इसमें आप आपकी डिपॉजिट करने की कोई लिमिट नहीं है, एक महीने में आप जितनी मर्जी बार बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों विड्रॉ सिर्फ आप एक महीने में 4 बार ही कर सकते हैं। इस अकाउंट के साथ आपको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह इन सब की सुविधाएं भी दी जाती हैं। और गवर्नमेंट की जो भी डीबीटीज होती हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उस सब का लाभ भी दोस्तों इस बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में उठाया जा सकता है दोस्तों। इसी तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत ही बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भी इंट्रोड्यूस करा गया था दोस्तों। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स कौन होते हैं, ये बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये पर्सनली अलॉटेड एरिया में जाते हैं बैंकिंग एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए दोस्तों। मान लीजिए आप एक बहुत छोटे से टापू पर रहते हैं जहाँ पर कोई बैंक नहीं है दोस्तों, और आपके गांव में 100-200 लोग रहते हैं, तो ऐसे में कोई भी बैंक दोस्तों क्या करेगा, वहाँ का बैंक क्या करेगा, एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अलॉट करेगा दोस्तों, वहाँ का जो लीड बैंक होगा, और आपके पास भेजेगा दोस्तों। वो आपको सारी बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा दोस्तों। उसी के साथ आपका अकाउंट खोलेगा, आपको लोन की जरूरत होगी उसमें भी हेल्प करेगा। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को दोस्तों बैंक के द्वारा कमीशन दी जाती है हर अकाउंट ओपन करने पर, हर ट्रांजेक्शन पर, या जो भी लोन एप्लीकेशन वो लोग सोर्स या प्रोसेस करवाते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दोस्तों। आइए इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। प्रायोरिटी सेक्टर वो सेक्टर होता है, इस सेक्टर के थ्रू हम क्रेडिट को प्रोवाइड करते हैं नीडी सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी दोस्तों। जो हमारी इकोनॉमी के नीडी सेक्टर्स होते हैं दोस्तों, वहां पर हम लोग इस स्कीम के थ्रू, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के थ्रू, जो कि आरबीआई की स्कीम है, हम क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उन नीडी सेक्टर्स को दोस्तों। नीडी सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया दोस्तों, एमएसएमई सेक्टर, एक्सपोर्ट क्रेडिट सेक्टर दोस्तों, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों, या फिर अदर्स। आइए दोस्तों इसके बारे में और डिस्कस करते हैं दोस्तों। जो हमारी अभी करंट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस है उसके तहत एग्रीकल्चर सेक्टर को 18% ऑफ द एएनबीसी यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का आपको पीएसएल प्रोवाइड करना पड़ेगा दोस्तों। एमएसएमई के लिए ये 7.5% है दोस्तों। हमारे वीकर सेक्शंस के लिए दोस्तों ये है 10%। उसी तरीके से हर सेक्टर के लिए अलग अलग टारगेट्स दिए गए हैं दोस्तों। जब भी कोई बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट्स को मीट नहीं कर पाता तो उसे पीएसएलसी खरीदने पड़ते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स खरीदने पड़ते हैं दोस्तों। मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर बैंक जो होते हैं, पीएसबी, आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दोस्तों अपना पीएसएल का टारगेट मीट कर लेते हैं। लेकिन फॉरेन बैंक्स और प्राइवेट बैंक मोस्टली पीएसएलसी को खरीद कर प्रायोरिटी सेक्टर को मीट करते हैं दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट्स। मनी मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स को मिलाकर दोस्तों बनती है फाइनेंशियल मार्केट। आइए दोस्तों इसके बारे में और जान। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके की होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में दोस्तों शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्ट करा जाता है दोस्तों, जैसे कि कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिन सब की मेच्योरिटी 1 साल से कम होती है दोस्तों मनी मार्केट को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही रेगुलेट करा जाता है। मनी मार्केट से रिलेटेड और टर्म्स है दोस्तों। कॉल मनी, आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा। कॉल मनी मनी होती है वो जो कि लेंट या बोरो की जाती है 1 दिन के लिए दोस्तों। उसी तरीके से एक होती है नोटिस मनी। नोटिस मनी वो मनी होती है जो लेंट या बोरो करी जाती है 2 से 14 दिन के लिए। एक टर्म मनी होती है दोस्तों, ये लेंट या बोरो करी जाती है 15 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए।
इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं जो एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती हैं। जैसे YTM की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं दोस्तों। YTM होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी जो कि मनी मार्केट से परचेज की जाती है दोस्तों। एक और होता है दोस्तों इसमें CR यानी कि कूपन रेट। कूपन रेट दोस्तों वो स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट होता है जो कि फिक्स किया जाता है एट द टाइम ऑफ इशू, कि इसी यही रेट आपको मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तो जैसे कि मान लीजिए मैं कोई सिक्योरिटी इशू कर रहा हूँ, उसका कूपन रेट रखा मैंने 10%। तो दोस्तों आज जो बंदा मेरी सिक्योरिटी खरीदेगा 10% के कूपन रेट पर, उसको 1 साल बाद 1 लाख रुपए के 10% मिल जाएंगे दोस्तों, यानी 10,000 रुपये मिल जाएंगे दोस्तों। ये होता है कूपन रेट। दोस्तों आइए इनके बारे में जान लेते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जुलाई 1989 में शुरू करा गया था। इससे बैंकों को एनेबल करा गया मोबिलाइज करने के लिए बल्क डिपॉजिट। दोस्तों मार्केट से बल्क डिपॉजिट को मोबिलाइज करने के लिए बैंक इससे सक्षम हो गए दोस्तों, वो भी कॉम्पिटेटिव रेट्स पे ही अट्रैक्ट कर सकते थे स्कीम के बाद। दोस्तों कौन कौन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट RBI के रीजनल रूरल बैंक्स के अलावा सभी कमर्शियल बैंक्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को इशू कर सकते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है दोस्तों 7 दिन से लेकर मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 12 दिन। अमाउंट इसमें मिनिमम चाहिए होता है 1 लाख या फिर उसके मल्टीपल्स में दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर आपको 2.5 लाख इन्वेस्ट करने हैं तो आप नहीं कर पाओगे। आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 1 लाख का मल्टीपल, कोई भी 1 लाख का मल्टीपल, 10 लाख, 12 लाख, कोई भी मल्टीपल दोस्तों, उसी में इसे खरीदना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट इसमें देखते हैं कमर्शियल पेपर। दोस्तों कमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस करे गए थे 1990 में। ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इशू करे जाते हैं अनसिक्योर्ड ऊसेंस प्रोमिसरी नोट के लिए और ये प्राइवेटली प्लेस्ड होते हैं दोस्तों। कमर्शियल पेपर्स को कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स या फिर FIs इशू करते हैं दोस्तों। इनकी भी मेच्योरिटी दोस्तों सेम होती है, मिनिमम 7 दिन के लिए और मैक्सिमम 1 साल के लिए। इसका लेकिन अमाउंट दोस्तों, कमर्शियल पेपर का अमाउंट होता है 5 लाख या फिर उसके मल्टीपल दोस्तों। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, यानी कि अगर 6.5 लाख है तो आप इशू नहीं कर पाओगे दोस्तों। कम से कम 5 लाख या फिर उसके मल्टीपल 5, 10, 15, 50 कुछ भी दोस्तों, लेकिन 5 का मल्टीपल होना चाहिए, उसमें ये कमर्शियल पेपर्स को इशू करा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेजरी बिल्स दोस्तों। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि पहली बार 1917 में इशू करे गए थे। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग का काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। इनको कोई भी खरीद सकता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इनको नहीं खरीद सकती दोस्तों। इनकी मेच्योरिटी होती है मल्टीपल्स में, जैसे 91 डेज, 182 डेज या फिर 364 डेज में। दोस्तों इसका मिनिमम अमाउंट होता है 25,000 या फिर उसके मल्टीपल्स, यानी 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख दोस्तों। ट्रेजरी बिल्स जीरो कूपन सिक्योरिटीज होते हैं। इसका मतलब ये इशू ही डिस्काउंट पर करे जाते हैं और रिडीम होते हैं एट फेस वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेजरी बिल 20,000 रुपये पे इशू हुआ, यानी कि वो 25,000 की फेस वैल्यू वाला ट्रेजरी बिल 20,000 पे इशू हुआ, ऑलरेडी 5,000 डिस्काउंट का था दोस्तों। आपको 20,000 रुपये ही देने पड़ेंगे उसे खरीदने के लिए और मैच्योरिटी के टाइम आपको 25,000 रुपये मिल जाएंगे, यानी कि जो 5,000 रुपये डिफरेंस है वो आपकी इनकम होगी। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एडवांसेस पहली बार इशू करे गए थे एक RBI और गवर्नमेंट के बीच एग्रीमेंट से दोस्तों। इसके अंदर वेज एंड मीन्स एडवांसेस एक टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट होते हैं। ये RBI द्वारा गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, बोथ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को, अंडर सेक्शन 17(5) ऑफ RBI एक्ट में। दोस्तों वेज एंड मीन्स एडवांसेस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स के बीच जो भी मिसमैच होता है टाइम इंटरवल का दोस्तों, उसको ब्रिज करने के लिए यूज करा जाता है। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, वेज एंड मीन्स एडवांसेस आर यूज्ड टू ब्रिज द टाइम इंटरवल ऑफ मिसमैच बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। इसकी ड्यूरेशन होती है 10 कंसेक्यूटिव वर्किंग डेज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और 14 कंसेक्यूटिव वर्किंग डेज फॉर स्टेट गवर्नमेंट के लिए दोस्तों। WMO की आप ध्यान रखना, WMA की बहुत बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस दोस्तों। अगला देखिए CBLO, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन दोस्तों। इसकी भी फुल फॉर्म ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा, CBLO की फुल फॉर्म जरूर याद करिएगा, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन दोस्तों। CBLO RBI अप्रूव्ड एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि CCIL के द्वारा डेवलप करा जाता उन लोगों के बेनिफिट्स के लिए जो कि मनी मार्केट का फायदा नहीं उठा पाते दोस्तों, जो कि कॉल मनी मार्केट के, मतलब जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है। कॉल मनी मार्केट आप लोगों को भी मैंने वीडियो में बताया था, कॉल मनी, टर्म मनी वगैरह दोस्तों, ये मनी होती हैं। ये मनी मार्केट के वो लोग हैं जिन लोगों के पास कॉल मनी मार्केट का एक्सेस नहीं होता, उन लोगों के वो लोग यूज करते हैं मनी मार्केट का ये वाला इंस्ट्रूमेंट CBLO दोस्तों। इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है दोस्तों 7 दिन से 90 दिन, लेकिन दोस्तों कुछ केसों में अगर RBI परमिशन दे तो ये अप टू 1 ईयर भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट। जिस तरीके से मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है, वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट का दूसरा पार्ट है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बोरिंग और लेंडिंग के लिए यूज करे जाते हैं जिनका टाइम पीरियड 1 साल से कम होता है। यही कैपिटल मार्केट में
1 साल से ज़्यादा बोरिंग और लैंडिंग अरेंजमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करा जाता है दोस्तों। कैपिटल मार्केट के मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स। और कैपिटल मार्केट 2 तरीके की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। आइए दोस्तों एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। स्टॉक्स के बारे में आपने सुना ही होगा, सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब आप टीवी में सुनते ही रहते होंगे दोस्तों। जी हाँ, स्टॉक्स वही होते हैं जैसे किसी कंपनी की लिस्टेड, कोई भी लिस्टेड कंपनी होती है उसकी स्टॉक्स के बारे में जो भी चीज़ होती है वो होती है स्टॉक्स। शेयर मार्केट के बारे से रिलेटेड ये होती हैं स्टॉक्स दोस्तों। उसी तरीके से बॉन्ड्स होते हैं, डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑप्शंस, फ्यूचर्स। जब भी आप शेयर मार्केट की मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा दोस्तों। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे पहली बार ये सिक्योरिटीज इशू करी जाती हैं दोस्तों। जैसे कि आईपीओ आता है, किसी भी स्टॉक का आईपीओ आता है, जैसे आईआरसीटीसी का कुछ महीने पहले आईपीओ आया था। तो आईपीओ में पहली बार जब कोई भी सिक्योरिटी इशू होती है तो वो प्राइमरी मार्केट में होती है। जब उसकी बार बार ट्रेडिंग होनी शुरू हो जाती है, यानी कि जैसे आईआरसीटीसी लिस्टेड हो गया, आप इसको कभी भी बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो दोस्तों वो सब होता है सेकेंडरी मार्केट में। दोस्तों हमारी वीडियो सीरीज में अगला टॉपिक है एनपीए, लेकिन दोस्तों ये टॉपिक अब हम अगली वीडियो में करेंगे। हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हैं जिसके लिए मेरे ख्याल से हमें 2 वीडियोस और लगेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो को पूरा सुनने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।